मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करूंगा, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और दो शब्द कमेंट्स में लिखें और बेल आइटम को प्रेस करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। दर्शकों, हर आदमी जानता है नवग्रह 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 होते हैं और ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये तकरीबन सभी आदमी जानते हैं। अब नवग्रह की पंचायत में सूर्य राजा है, चंद्रमा युवराज है, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्रदेव दैत्य शुक्राचार्य है, इस तरह से अलग अलग है, मंगल सेनापति है, ऐसी तरह करके मान लीजिए। अब जब इन नवग्रह में से हम देखते हैं कि नैसर्गिक जो अपने आप में शुभ ग्रह हैं वो कौन से हैं? बुध है, गुरु है, गुरुदेव बृहस्पति हैं, शुक्र है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, लगभग शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के आगे तक, यानी ये थोड़े दिन के लिए जो पक्ष बली रहता है तो चंद्रमा का भी कहीं शुभ ग्रह मान लिया जाता है। पूर्णतः शुभ ग्रह तो बुध, शुक्र और गुरुदेव हैं। इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। और नैसर्गिक क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कौन से हैं? सूर्य देव को भी क्रूर ग्रह में माना गया है, मंगल को भी माना गया है, शनि, राहु, ये सब क्रूर और अवलिक पाप ग्रह माने गए हैं। अब इनके दो भागों में निपटारा है। एक है देवगुरु लगन, एक है आसुरी लगन। देवगुरु लगन वे लगन होते हैं जिनके लगन के स्वामी चंद्रमा हो, मंगल हो, सूर्य और गुरु हो। और आसुरी लगन वो लगन होते हैं जिनके स्वामी बुध हो, शुक्र और शनि हो। अब आती है नैसर्गिक शुभ ग्रह, मैंने आपको बता दिया, नैसर्गिक पाप ग्रह मैंने आपको बता दिया या क्रूर ग्रह बता दिया। कुंडली के आधार पर इनको और भी दो भागों में बांटा गया है। एक है नैसर्गिक शुभ ग्रह, एक है फंक्शनल शुभ ग्रह। क्योंकि जो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं वो शुभ भावों के स्वामी हो जाते हैं तो वो शुभ ग्रह माने जाएंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, मंगल है, शनि है, ये सूर्य है, तो ये नैसर्गिक क्रूर या पाप ग्रह है। लेकिन वो अगर प्रथम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और नौ भाव के होंगे इनमें से, तो वो शुभ ग्रह माने जाएंगे उस कुंडली। तो कुंडली की रचना में दो ग्रह बनते हैं। एक होते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह, वो भी कुंडली में होते हैं, आपकी कुंडली में यहां पर कहीं ना कहीं होंगे, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र। और एक है फंक्शनल शुभ ग्रह, जो आपकी कुंडली अगर आसुरी लगन की है, पहला, प्रथम, पांचवा और नौवां भाव, इनके स्वामी भी फंक्शनल शुभ ग्रह माने जाते हैं। फिर बात समझें, जैसे शनिदेव को मैंने बताया कि नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, लेकिन अगर शनिदेव लगन के स्वामी हो, पंचम के स्वामी हो, नौ भाव के स्वामी हो, तो फंक्शनल शुभ ग्रह हो गए हो। इसी तरह से मंगल भी। तो आपकी कुंडली में चाहे किसी भी लगन की हो, चाहे आसुरी लगन की हो या देव लगन की हो, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है? सभी ग्रह होते हैं सभी कुंडली में, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं और फंक्शनल शुभ ग्रह भी होते हैं। अब जो दूसरी कुंडली आती हैं, मान लिया गुरुदेव को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन अगर गुरुदेव अशुभ भाव के स्वामी हो जाएंगे तो उनको फंक्शनल पाप ग्रह माना जाएगा। वो फिर शुभ ग्रह नहीं रहेंगे, क्योंकि उस कुंडली की रचना के आधार पर गुरुदेव अशुभ भाव के स्थानी बनते हैं। तो ये हर एक कुंडली में अंतर आता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह जो कि बुध, गुरु और शुक्र है, और चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है तो वो किसी स्थिति में है, और आपकी आसुरी लगन की है तो आपके जो फंक्शनल शुभ ग्रह हैं
कौन से? 1, 5, 9 भाव के स्वामी वो कौन सी स्थिति में है? अगर जिसकी कुंडली में स्थिति में दोनों प्रकार से बलवान हो गए तो अति उत्तम होगा। आइए फिर उदाहरण से समझते हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये जातक की कुंडली 15/8/2001 कृष्ण पक्ष एकादशी मृगशा 4 बुधवार का जन्म है 11:32 का। नैसर्गिक शुभ ग्रह और फंक्शनल शुभ ग्रह कैसे है आपकी कुंडली में? तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, लग्नेश शुक्र बनता है, पंचम भाव का स्वामी शनि बनता है और नवम भाव का स्वामी बुध बनता है। तो ये फंक्शनल शुभ ग्रह, यानी फंक्शनल शुभ ग्रह शनिदेव भी फंक्शनल शुभ ग्रह हो गए और लग्नेश शुक्र और बुध वो फंक्शनल भी शुभ ग्रह हो गए और नैसर्गिक भी शुभ ग्रह हो गए। यहां पर अंतर आ जाता है। तो फंक्शनल यानी कुंडली के रचना के आधार पर 6, 8, 12 भाव के स्वामी अशुभ भाव के स्थानीय जो होते हैं वो अशुभ फल होते हैं और त्रिकोण के स्वामी शुभ फल होते हैं, कोई भी लगन होने दो। तो ये अंतर आता है। यहां पर जैसे शनि को हमने क्रूर ग्रह माना था, हो गए। दूसरी कुंडली में जैसे मान लिया कालपुरुष की कुंडली में मंगल है तो मंगल लग्नेश के लगन के स्वामी है, मान लिया जाए जिसका मेष लगन है या वृश्चिक लगन है तो लगन के स्वामी है, तो मंगल फंक्शनल शुभ ग्रह हो गया क्योंकि वो लगन का स्वामी है। या मंगल चाहे पंचम भाव का स्वामी हो या नवम भाव का स्वामी हो, वो फंक्शनल शुभ ग्रह हो गया। इसी तरह से सूर्य का भी। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि जो नेसेसरी शुभ ग्रह हैं चंद्रमा बुध गुरु शुक्र, उनकी क्या स्थिति है? चंद्रमा सिर्फ ओनली शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का तो छोड़ ही दीजिए। और फंक्शनल आपकी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवम भाव के स्वामी ये कौन सी स्थिति में है? सिर्फ इतना आप देखिए। आप भी देखते हैं और अच्छी तरह समझ जाओगे। तुला लगन की कुंडली है, द्वितीय भाव में मंगल अपनी राशि में है, वृश्चिक राशि में 25-44 लेकर के, केतु धनु राशि में 9-44 लेकर के, शनि पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में 19 डिग्री लेकर के 29 लेकर के, नवम भाव में मिथुन राशि है, चंद्रमा राहु गुरु शुक्र तीनों है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध यहां पर अस्त है। अब यहां पर देखिए इस कुंडली में फंक्शनल शुभ ग्रह कौन से हो गए? लगन तो है ही, वो नैसर्गिक भी शुभ ग्रह है शुक्र, लगन का स्वामी। पंचम भाव का स्वामी नैसर्गिक पाप ग्रह है लेकिन पंचमेश होने के नाते शुभ ग्रह हो गया, इस कुंडली के लिए कारक हो गया और पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया, तो शुभ ग्रह हो गया शनिदेव। नवम भाव में मिथुन राशि है तो बुध वैसे ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है और आपकी कुंडली में भी फंक्शन में भी शुभ ग्रह आ गया। अब यहां पर देखिए गुरुदेव तीसरे भाव के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी हैं, इस कुंडली के लिए अकारक है। तो गुरुदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह तो हैं लेकिन इस कुंडली की रचना के आधार पर वो पाप ग्रह बन गए, अशुभ फलदायक बन गए। लेकिन गुरु तो हैं, उनका पोर्टफोलियो तो रहेगा ही, ज्ञान के भंडार है, संतान के है, जो है वो एकल बाल है उनके कारक की। तो ये है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि इन जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है और आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह बनते हैं कुंडली रचना के आधार पर, उनकी क्या स्थिति है, वो आपको ऊंचा उठा रही है या नीचे उठा रही है। तो ये स्थिति रही। हमने इसका नवास देखा तो विश्व नवास में सूर्य देव आ गए और सूर्य देव एकादश भाव के स्वामी हैं और इसके लिए पाप ग्रह हैं, यानी तुला लगन के लिए अशुभ ग्रह है सूर्य, परंतु एकादश भाव के स्वामी है और विश्व नवास में आ गए। अब सूर्य क्या आत्मा है, ग्रहों के राजा है। जब विश्व नवास में आ गए तो उनको कारक तो क्या है? प्रशासन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, इनमें वो हानि करेंगे। और कुंडली की रचना में एकादश भाव के स्वामी हैं तो एकादश भाव की हानि करेंगे विश्व नवास में आने के बाद में। तो यहां पर सूर्य भी अशुभ हो गए। क्लियर बात हो गई, सूर्य अशुभ हो गए। उसके बाद देखते हैं पुष्कर नवास में कोई नहीं है, 22वें देश कोण में शनिदेव है। अब शनिदेव नैसर्गिक
पाप ग्रह माने गए हैं, लेकिन कुंडली की रचना में पंचमेश और चतुर्थ भाव के स्वामी आ गए, अति योग कारक हैं, योग कारक हैं, शुभ ग्रह माने जाएंगे तुला लगन के लिए। लेकिन अष्टम भाव में 22वें देश कोण में आ गए, अशुभ बन गए, यानी यहां पर शनि अशुभ बन गए। वेरी क्लियर, स्पष्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे कुंडली की रचना के अनुसार। अभी हम कुंडली की रचना के आधार पर देखते हैं। लग्नेश शुक्र के साथ राहु है, लग्नेश शुक्र आ गया और राहु है 9 डिग्री 49 मिनट 22 डिग्री। लग्नेश शुक्र के साथ राहु है, लग्नेश पीड़ित हो गया। और राहु की पंचम दृष्टि भी लगन पर है, लगन भी पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया। आगे इनका काम बताएंगे जो भी है। उसके बाद चलते हैं पंचमें शनि 22वें देश कोण में है, पंचमें शनि 22वें देश कोण में और मंगल से पीड़ित है, तो पंचमेश भी शनि पीड़ित हो गया, जो कि इस कुंडली को आगे बढ़ाने वाला है। किसी भी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश वो कुंडली को ऊपर उठाने वाले होते हैं, तो शनि यहां नीचे गिराने वाला हो गया, 22वें देश कोण में हो गया। आगे इसका प्रभाव बताएंगे, पहले देख लेते हैं। भाग्य का स्वामी बुध है, भाग्य का स्वामी बुध है, अस्त हो गया। अभी बुध कुंडली की रचना में शुभ है, भाग्य का स्वामी है और नैसर्गिक में भी शुभ माना जाता है, तो दोनों तरफ से हानि हो गई। बुध अस्त हो गया, भाग्य का स्वामी अस्त हो गया। बुध बुद्धि का कारक है, बहन बुआ का कारक है, कुल देवता का कारक है, कुल देवता का दोष भी आ गया और भगवान विष्णु का प्रतिनिधि करता है। ये बात आ गई समझ में, ये अस्त हो गया। 10वें चंद्रमा अकारक है, लेकिन व्यवसाय तो चाहिए, कोई बात नहीं। चंद्रमा राहु के साथ है, 85 योग बना रहा है, गहन योग बना रहा है, तो यानी दसम भाव का स्वामी भी चंद्रमा विकेट आउट हो गया। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पर अगर राहु से नहीं होता तो योग कारक होता है, दसम भाव का 9वें भाव में हो। अगर सूर्य विष नवास में आता नहीं होता तो ये भी योग कारक होता है, एकादश भाव का स्वामी दसम में हो, लेकिन सूर्य विषनवास में आ गया। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा राहु ने से ग्रहण योग या 85 योग बना दिया, यानी दसम भाव भी काम से गया। यह पिता का भाव है, यह पिता के सुख का भाव है, तो पिता के संबंध में भी बातें खराब हो गई, तो पिता के भाव का स्वामी अस्त हो गया और ये जो दसम भाव है पिता के सुख का भाव है, द्वितीय भाव है, तो उसमें भी परेशानी आती। तो बुध भी गया, चंद्रमा भी गया, 85 हो गए। इच्छा पूर्ति का भाव स्वामी, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, उसका स्वामी सूर्य विषनवास में हो गया, तो इच्छाएं पूर्ति कैसे होंगी भाई? आदमी की सोचने की आकांक्षा तो बहुत होती है, लेकिन कैसे होंगी, यहां पर आई बात समझ में। अभी देखिए इस कुंडली के हिसाब से, जैसा मैंने सब्जेक्ट दिया था नैसर्गिक शुभ ग्रह और फंक्शनल शुभ ग्रह, अभी नैसर्गिक शुभ ग्रह चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा वैसे ही अशुभ है, कृष्ण पक्ष का शुभ नहीं है, शुक्ल पक्ष का शुभ होता है। मान लिया चंद्रमा पीड़ित हो गया, 85 योग बन गया। लगन का स्वामी शुभ है, शुक्र है, तो दोनों तरफ से सुख है। कुंडली की रचना में भी लग्नेश आ गया और वैसे भी नैसर्गिक भी शुभ ग्रह है, और शुक्र भौतिक सुख का दाता है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक है, विवाह कराने वाला है, सारी सुख। शुक्र एक लक्ष्मी स्वरूप है, शुक्र माता है, बहन है, जवान औरत है, तो दर्शकों वो भी पीड़ित हो गया, यहां पर पीड़ित हो गया। और शुक्र लग्नेश भी है, ये बात आ गई। अब गुरु यहां के लिए अकारक है, अशुभ है कुंडली की रचना में, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो भी चांडाल योग में आ गया। यानी इस कुंडली में 9वें भाव में चंद्रमा के साथ राहु आ गया, जो कि चांडाल योग और पिशाच योग बन गया। गुरु के साथ राहु आ गया, चांडाल योग बन गया 9वें भाव में। शुक्र के साथ राहु आ गया, मति भ्रम योग या भोखंड योग बन गया। जब शुक्र के साथ सब पाप ग्रहों के उसमें आ जाता है, तो ऐसे जातक को अपना चरित्र बल को संभाल कर रखना चाहिए, हानि हो सकती है कभी भी। तो यहां पर यह भी आ गया। मैंने नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र आपको बता दिया और शुक्ल पक्षा चंद्रमा बता दिया। फंक्शनल शुभ ग्रह 1, 5, 9 भाव के स्वामी एवं कुंडली की रचना के आधार पर, जो कुंडली की रचना के आधार पर। अब इस कुंडली में फंक्शनल भी पीड़ित हो गए और नैसर्गिक ग्रह भी पीड़ित हो गए।
सभी ग्रह पीड़ित हो गए। पंचम भाव का स्वामी शनि अष्टम में चला गया, देश कोण में चला गया, मंगल से पीड़ित हो गया। लगन भाव का स्वामी नवम में आया तो राहु से पीड़ित हो गया। गुरु संतान का कारक, धन का कारक, ज्ञान का कारक, अध्यात्म का कारक, धर्म का कारक, वो भी पीड़ित हो गया। तो यहां पर ये जातक धर्म के विपरीत जाने वाला, अपने ही चलाने वाला हो गया। क्यों? तो पीड़ित हो गया, उसका कसूर नहीं है। क्यों हुए पीड़ित? मैं ज्यादा बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बहुत बता चुका हूं। जब गुरु के साथ राहु चांडाल योग बनाता है तो आप ऐसा सोचिए, किसी असहाय स्त्री की संपत्ति का अपरिहार किया, कब्जा किया, वो मजबूर थी और वो 7 पीढ़ी का श्राप हो जाता है। पिछले जन्म में किसी ने तो किया आपके कुल ने, तो वो तो है। अगर पिता कर्ज लेता है तो बेटा भोगता है। मैं हमेशा बताता हूं, जो भी कुंडली बनती है वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। वो कर्म आपके भी हो सकते हैं, आपके माता पिता या कुल में और किसी के भी हो सकते हैं, पुरुष के हो सकते हैं। तो ऐसा हुआ और वो 5 पीढ़ी तक श्राप चलता है गुरु और साव का, राहु का चांडाल योग का। अब आता है चंद्र और शुक्र के साथ अगर राहु हो, किसी निर्दोष स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया और उस स्त्री ने उसको शाप दिया, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया, और जब उसकी मृत्यु भी हो गई है तो पिशाच के रूप में उसका पीछा पड़ती है और वो 7 साल तक रहता है। ये योग चंद्रमा राहु का और राहु शुक्र का जो योग बनता है वो श्रापित कुंडली में 7 साल तक होता है। हमको नहीं पता चलता कि वो उसका कब पूरा होगा, कोई ज्योतिषी अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन 7 साल का होता है। आने वाली पीढ़ियों में कितने भी शीलवान हो, कितने भी अच्छी कुंडलियां हो, उनका जीवन संघर्ष में हो जाता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, वंश हानि हो जाती है, नाना प्रकार की समस्याएं इसमें कुंडली में हो जाती हैं। तो ऐसी कुंडलियों का गहन अध्ययन करके जो भी निकलता है उससे उनको उसका उपाय और शापित कुंडली का निवारण करना चाहिए, परंतु दोष आ जाता है। अब इसके आधार पर बुध अस्त हो गया, गुरु राहु का चांडाल योग हो गया, शुक्र राहु का भोगखंड या मतिभ्रम योग हो गया। गुरु की महादशा चल रही है 2036 तक आद्रा नक्षत्र में। गुरु भी आद्रा नक्षत्र में है और राहु भी आद्रा नक्षत्र में है। गुरु तो एक किस्म से राहु के कैप्चर में आ गए आद्रा नक्षत्र में, और राहु तो बलवान हो गया, अपने नक्षत्र में आ गया। बुध की स्थिति अस्त है, बुध अस्त है, प्रभावहीन है। केतु की 31 तक चलेगी, मूला में है। ये भी आगे आने वाली दशाएं अनुकूल नहीं है। अब इसके आधार पर क्या मिला? विवाह में परेशानी आ गई, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है और पंचम भाव और शनि का ये आमने सामने आ गया। और नवास कुंडली देखते हैं तो लगन में नीच राशि का गुरु हो गया, विवाह कैसे होगा? नीच राशि का गुरु होगा और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में चला गया। नवास कुंडली सबसे पहले वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है, वैवाहिक जीवन क्या होगा। तो नवास में सबसे पहले तो ये, बाकी का भी नवास कुंडली से देखा जाना चाहिए, हम देखते भी हैं, लेकिन पहले ही इसमें लगन में गुरु नीच राशि का हो गया और शनि लग्नेश केतु के साथ 6ठे भाव में आ गया और सप्तमी नीच राशि में हो गया। दाम्पत्य से कोसों दूर हो गया, कारण कुछ भी हो। यहां पर विवाह का कारक पुरुष जाति के लिए राहु से पीड़ित है, परेशानी आ गई। शादी हो भी जाएगी तो भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आगे क्या होगा? क्योंकि शुक्र से द्वादश शनि भी बैठा हुआ है, तो ये सारे अशुभ योग हैं। तो इसके आधार पर बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक, बुद्धि कमजोर, मानसिक बल कमजोर, चंद्रमा राहु से पीड़ित है, विवाह बाधा आ गई, व्यवसाय की परेशानी, क्योंकि चतुर्थ भाव यानी दसम भाव का स्वामी चंद्रमा पीड़ित हो गया और दसम भाव में सूर्य विश्रवास में आ गया, व्यवसाय की परेशानी आ गई, शिक्षा संतान की परेशानी, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव मंगल से पीड़ित हो गया और संतान और शिक्षा का पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु चांडाल योग में आ गया। ये कैसे होगा? कुंडली श्रापित है, वंश की हानि हो गई, इतने चीजें हो गई। तो आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं कि आपके फंक्शनल आपकी कुंडली किस रचना की है, लग्नेश कौन सा है। अगर लग्नेश बुध है तो पंचमेश भाग्येश शनि या शुक्र होंगे। ये विधाता ये बनाई हुई है, जिसने भी बनाया है। तो दो ही किस्म के लगन होते हैं, जैसे मैंने बताया, देव लगन और आसु लगन। देव लगन में
लग्नेश चंद्रमा होगा, मंगल होगा, गुरु होगा, सूर्य होगा। और आसुरी लगन में लग्नेश बुध होगा, शुक्र होगा, शनि होगा। यानी आसुरी लगन में पहला भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी शुक्र, बुध और शनि में से ही कोई होगा। ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपके नवग्रहों में जो शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति है, और आपकी कुंडली के आधार पर जो शुभ ग्रह बनते हैं, लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, उनकी क्या स्थिति है, और फिर दसम भाव की क्या स्थिति है, आपको अपने जीवन का निचोड़ मिल जाएगा। तो मैंने आपको थोड़े से वीडियो में मैंने बता दिया, आप अपना खुद देख सकते हैं। और फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपके कहां पर है, मैं आपका जवाब दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी राह के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।